स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। कल सुर्खियों से आगे में फिश फाइट की हमने बात की थी। फिश फाइट का एक अगला चैप्टर सामने आया है। तेजस्वी यादव उसी व्यक्ति के साथ एक हेलीकॉप्टर में ऑरेंज यानी संतरा खाते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने उसे खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला भी और ये कहा कि अब कहीं अब इस रंग से आप बिदक मत जाना। क्या इस रंग पर भी कोई आपत्ति हो सकती है? ये तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर पोस्ट कर पूछने की कोशिश की है। कुल मिलाकर खान पान पर घमासान भी चुनावों में नजर आ रहा है, लेकिन जैसा कि मैं कल मेंटेन कर रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा वोट प्रभावित करने वाला मसला है, लेकिन एंटरटेन करने वाला मसला तो है। पर क्या ये एंटरटेनमेंट कैच किया जा रहा है? मेरे साथ राहुल अवस्थी और मनोज जुड़ रहे हैं। राहुल, फिश फाइट के बाद अब ऑरेंज फाइट। ऑरेंज के सिर्फ रंग पे मत जाइए आप। जो रंग वो बताने की कोशिश कर रहे थे आपको, ऑरेंज हमारे यहाँ उसको बोलते हैं नारंगी। उस नारंगी के स्वाद पे जाना होगा। वो खट्टा भी होता है, वो मीठा भी होता है, कई बार वो जब उसका छिलका खा लें तो कड़वा भी होता है। तो उसके अलग अलग या उसके छिलके को लेकर आंख के सामने ऐसे करके देखिए। तो वो जो छिलका है वो आँख के सामने ले जाके वही पिचकाने की कोशिश की है ताकि उसका जो एसेंस है वो आँख में चला जाए। तो ये हुआ है। ये आपने सही कहा, इसको एंटरटेन करने मज़ा आता है और हम इसके अलग अलग पहलू, अलग अलग दिशाएं खोज लेते हैं। ऑरेंज के मामले में मुझे लगता है ऑरेंज आता कहाँ से? सबसे ज़्यादा मशहूर ऑरेंज कहाँ का बताइए? महाराष्ट्र में भी खास तौर पे कहाँ का? हाँ, विदर्भ में भी कहाँ का? इधर में भी अगर मैं आपको बताऊं तो वरुड और नागपुर जोन, उस खासकर वरुड का जो हिस्सा है वो। जैसे नागपुर का ऑरेंज बहुत फेमस है। अब नागपुर के ऑरेंज पे अगर कोई जाकर के कमेंट करेगा अब आप समझे उसका एक अलग रंग है। वहां जाकर के उस बैटलफील्ड में बीजेपी को हरा पाना बहुत मुश्किल है। ये खान पान की एंटरटेनिंग टॉक्स हैं जो होती रहेंगी, कभी कोई यहाँ से कभी कोई वहाँ से, लेकिन इसका कोई सियासी लाभ या हानि हो ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे की चुटकी लेने की कोशिश करते हैं और मेरा मानना ऐसा होता रहना चाहिए। इससे मजा बना रहता है। रंग से चिढ़ोगे तो नहीं, कुल मिलाकर ललकाने की कोशिश की। बीजेपी ने मछली वाले मुद्दे को नवरात्र से जोड़ा था। उन्होंने तेजस्वी यादव ने सीधे ऑरेंज के रंग से जोड़कर, जैसा कि राहुल भी कह रहे हैं, सीधे तौर पर नागपुर तक को टारगेट किया है। यहाँ पर रुकेगा या और आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में वार और प्रतिवार का जो दौर है वो चल रहा है और ये यहाँ रुकेगा नहीं, आगे भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से मछली और यहाँ ऑरेंज को लेकर हुआ है, ऐसे आगे भी देखने को मिलेंगे चुनाव प्रचार के दौरान, जो एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आएंगे और लोगों को जो दिमाग है उसको भ्रमित करने के लिए ऐसे भी किस्से आगे देखने को मिलेंगे। ऑरेंज के साथ में जोड़ दूं? जोड़ लो आपकी स्टाइल से। ठीक है आप बहुत अच्छा जोड़ लेते हैं, मैं इतना नहीं जोड़ पाता, कोशिश करता हूँ। आपने ऑरेंज कलर की एक मछली देखी होगी, गोल्ड फिश। हाँ, गोल्ड फिश। उसको अक्सर लोग अपने एक्वेरियम में रखते हैं। वो घूमती रहती है इधर से उधर, वो दिखावे के लिए होती है, वो शो पीस होती है। ये कमेंट भी ठीक वैसे ही गोल्ड फिश और ऑरेंज फिश की तरह है और आखिर में कई बार लोग बोल भी जाते हैं ऐसे कमेंट्स के बाद में, ओ फिश। हाँ, मैं अब देखिए, नवरात्र से जोड़ा था तो ईद से जुड़ी कुछ बातें भी कर लेनी चाहिए। ईद का त्यौहार है, आप सभी को ईद मुबारक। और आज आपने क्या इस चीज़ को मिस किया कि जितनी भी बड़ी जनसभाएं देश के किसी भी कोने में हुई हो, किसी ने भी अपने मंच से वोटर्स को ईद मुबारक नहीं कहा है। और किसी ने भी से मेरा मतलब है किसी ने भी। कुछ के लिए तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं कि वो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ के लिए तो आप प्रिपेयर्ड होते हैं कि वो कहेंगे। आप उनके सोशल मीडिया साइट्स पर जाइए, आपको उस तरह की तस्वीरें भी नहीं मिलेंगी, उस तरह का प्रोजेक्शन भी नहीं मिलेगा जो आज से पहले मिला करता था। एक सेफ दूरी बनाने की कोशिश यहाँ पर रणनीति के तहत, या बस हो गया? इस चीज़ की शुरुआत थोड़ा पहले से हो गई थी। आप याद कीजिए, एक लंबा दौर चला है जब इफ्तार सियासत हुआ करती थी। इस बार आपने वो इफ्तार सियासत देखी? बहुत कम, बहुत मिसिंग थी, बहुत रेयरली कोई ये कर रहा होगा। सबको इस बात का भाव है कि तुष्टीकरण, मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा कांग्रेस के सहयोगी ने वो एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया और आत्मसात कर लिया। आज कांग्रेस भी उसे आत्मसात करती हुई दिखी थी। 2 पब्लिक रैलीज राजस्थान में राहुल गांधी की थी, एक हो चुकी है, दूसरी का इंतज़ार है, हो सकता है दूसरी भी हो गई। मान लीजिए दोनों जगहों पे मुझे नहीं लगा उन्होंने किसी इस मुद्दे को इतना ज़्यादा छेड़ा हो या इस जगह को टच करने की उन्होंने कोशिश की हो। कांग्रेस बिल्कुल सपाट, बिल्कुल चुप। कम से कम ईद की बधाई तो देते। आज सलमान खान ने बधाई दे दी साहब। सलमान खान ने ट्वीट कर दिया साहब, कौन सी 2 फिल्म्स आ रही हैं, एक अक्षय कुमार की है और दूसरी फिल्म मेरे ख्याल से अजय देवगन की है। दोनों के दोनों को बधाई दे दी और बोला अगले साल आपसे मिलते हैं, अपनी एक फिल्म का अनाउंसमेंट करते हुए, शायद सिकंदर नाम है। तो सलमान खान ने तो कर दिया, लेकिन बाकी लोग इससे दूरी बना के रहे। सलमान खान के लिए ईद हमेशा से
एक स्रोत रही है इनकम का। जब भी यहाँ पे फिल्म रिलीज होती है उनको फ़ायदा मिलता है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को जब तक ईद मनाने से फ़ायदा मिल रहा था तब तक उन्होंने खूब मनाई। इस बार सिर्फ बंद कमरों में सेवैयाँ खाई जा रही हैं, बाहर जाके उसको दिखाया नहीं। किसी को एक मूवी भी आई थी, हो सकता है मैं मूवी के नाम को थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन मूवी कुछ इस तरह की थी, किसी का भाई किसी की जान, या इसी टाइप का कुछ नाम था। तो पहले तो ये क्लियर था कि भाईजान किसके, लेकिन अब वो किसी के भाई और किसी की जान हो चुके हैं, लेकिन उसका भी प्रदर्शन नहीं हो पाया, मिस किया गया। आपको लगता है इंटेंशनल रहा है, या आपको लगता है कि कुछ और हुआ? नहीं, इंटेंशनल तो इसको नहीं कह सकते। व्यवहारिक तौर पर एक दूसरे के प्रति जो ईद की बधाई हैं वो भी दी गई हैं, साथ ही आज ईस्टर गणगौर भी है, इसकी भी जो बधाई है वो दी गई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा था, सार्वजनिक जो मंच होते हैं उस पर से किसी भी नेता के द्वारा किसी भी पार्टी का हो, खास करके उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान दें तो वहाँ पर जो सपा है उनका पूरा फोकस मुस्लिम वोटर्स पर रहता था, तो वहाँ से भी कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि उन्होंने मुस्लिम। नहीं, चलिए मैं इसके सपोर्ट में मैंने कुछ आंकड़े भी निकाले हैं मुस्लिम कैंडिडेट्स को लेकर, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंडली पिक्स तो न के बराबर आई हैं, इतना तो तय है। INDIA गठबंधन से अगर मैं बात करूं, RJD की या समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, और अलग से मैं देखूं तो बसपा मुस्लिम कैंडिडेट से दूरी बना रहे हैं इन चुनावों में। आप देखिए बिहार में RJD ने 23 में से 8 तो यादव उतारे हैं, जो कि उनका कमिटमेंट है, लेकिन जो मुस्लिम्स पहले 4 से 5 या 6 उतारते थे, कुल 2 मुस्लिम्स को टिकट दी है। कांग्रेस ने 9 में से 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दी है। लेफ्ट और VIP ने तो वो भी नहीं दी है। और अगर यूपी की बात करता हूं, पश्चिमी यूपी, जहां पर कई सीटों पर 26 से 50% मुस्लिम्स हैं, जो विनिंग फैक्टर माने जाते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी ने 26 सीटों में से, वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी ने 26 में से 4 ही जगहों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। बसपा ने 7 और कांग्रेस ने 2। गुणागणित समझ गए ये लोग। आप समझ रहे हैं, तुष्टिकरण से काम नहीं चलेगा, आपको गुणागणित समझनी पड़ेगी। जीतने के लिए आपको वोट लेने पड़ते हैं, और वो वोट सिर्फ मुस्लिम के नहीं हो सकते, वो हिंदुओं के भी होंगे। हिंदुओं के मन में क्या भावना है, क्या उसका रिएक्शन हो सकता है। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ, देखिए ईद को मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको करना चाहिए, एक त्यौहार है। व्यवहारिक बात तो ये है, मनोज सही कह रहे थे, लेकिन इसका फ़ायदा लेने की कोशिश है उनको। इस बार की ईद में मुझे राजनीतिक दलों में एक डर दिखाई दे रहा है कि अगर हमने सेलिब्रेट कर दिया तो ये ईद की सेवैयाँ, मीठी मीठी सेवैयाँ उनको डायबिटीज़ कर जाएंगी। आप समझ रहे हैं, ये वो डर है जो आप देख पा रहे हैं कि ईद से पहले भी एक कहना चाहिए हाँ, उस सिनेरियो को पढ़ते हुए, देखते हुए जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, उसमें सब ने बहुत सीमित कर दिया स्पेस। जहां उनको लग रहा था पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में कि वहां एक टफ फाइट मिल सकती है, जीत मिल सकती है, सिर्फ वहीं टिकट दिए गए। अदरवाइज बाकी जगहों पे वैसे टिकट नहीं बांटे गए जैसे पहले दीवाने खास से। लेकिन अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन अब 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो मुस्लिम वर्ग भी इस बात को नोट करे और उसे हिसाब से देखे कि भाई आप तो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात किया करते थे, और वो गुस्से में आए। और या फिर इन लोगों ने ये मान लिया है कि ये वोट तो कहीं नहीं जा रहे, तो चलिए इस वक्त जहां हवा बह रही है उसके साथ हम बहले, है ना मनोज? यही 2 सिनेरियोस हो सकते हैं। 2 बातें आती हैं इसमें निकल के, जिस हिसाब से मैं देख पाता हूँ राजनीति को, कि एक को साधना है और दूसरे के साथ साथ जो पहले से सदा हुआ है वो तो अपने साथ है ही। तो ये मान लिया गया है कि मुस्लिम वोट जो जिन पार्टियों को करते आए हैं, जैसे राजस्थान में बात करें कांग्रेस को करते हैं, उत्तर प्रदेश में सपा को करते हैं, बंगाल में TMC को करते हैं, तो ये मान लिया गया है भाई ये वोटर तो हमारा है, और जहाँ जहाँ जितना है उस हिसाब से मान लिया है। तो किसी भी नेता के द्वारा ये बात तो है कि घर पे जाकर सेवैयाँ तो खाई हैं, जैसे कि वरिष्ठ सहयोगी राहुल बता रहे थे, घर पे जाके सेवैयाँ तो खाई हैं, लेकिन उसकी डायबिटीज से बचने के लिए दूरी जरूर बना रखी है। और इसका जो खास करके हमारे राजस्थान की ही बात करें तो 25 लोकसभा में ऐसी कोई भी लोकसभा नहीं है जहाँ की निर्णायक मतदाता के रूप में आते हो। मैं आपको इसमें थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ जो मनोज कह रहे हैं। मनोज ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जगह वोट कांग्रेस को पड़ता है, यहाँ सपा को पड़ता है, वहाँ TMC को पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निकालें जो आजकल बन नहीं पा रहा, उसका कॉमन एजेंडा ये है कि वो वोट बीजेपी को नहीं पड़ेगा। ये स्पष्ट है, ये सारे के सारे मान चुके हैं। तो जो वोट बीजेपी को पड़ सकता है, लेट्स टारगेट दैट, उस फ्रैक्शन को टारगेट किया जाए और वहां से वोट तोड़े जाए। ताकि कास्ट का समीकरण वहां पे मुझे ज्यादा महसूस हुआ, खासकर यूपी को मैं जितना रीड करता हूं, जिन जगहों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स अमूमन उतारे जाते थे वहां आपने नहीं उतार के
कास्ट समीकरण साधने की कोशिश। समीकरण साधने की कोशिश की और इस नाते की कि उस कास्ट के पर्टिकुलर बंदे को सिंबल के नाम के ऊपर ही सिंबल के नाम स्मार्ट मूव है। बिल्कुल भाजपा इस प्रयोग को कर चुकी है। भाजपा ने कहीं भी पूरे राजस्थान के चुनाव आप देख लो, उत्तर प्रदेश के चुनाव देख लो, कहीं मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। भाजपा के विरोधियों के दोनों की स्ट्रेटेजी में मूलभूत डिफरेंस है। भाजपा ये मानती है हमको ये वोट नहीं मिलेगा, हमें जो समूल वोट चाहिए वो हिंदुओं का चाहिए। लेकिन दूसरी जो पार्टियां कर रही है वो एक पार्ट तो उसका ठीक पॉइंट आपने कहा, उसी पर मेरे को एक ताज़ा बयान याद आ रहा है। भाजपा अपने स्तर पे चौपाइयां भी गढ़ सकती हैं। ये मैं बताता हूं आपको कैसे। नरोत्तम मिश्रा ने नई चौपाई गढ़ी है, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताको वोट कदापि न देही। आजकल ये भजन लाल जी शर्मा जी जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं मुख्यमंत्री, वो भी इस बात को बड़ा जोर देके कहते हैं कि कई बार हमारे यहाँ जो बैल होते हैं वो जब बुढ़ा जाते हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं बचती, तो ये कहा जाता है कि उनके अंदर से राम निकल जाता है ना। ये एक आम बात है कहने की। दम निकलने को राम निकलना कहते हैं। उनका ये कहना है कांग्रेस से राम निकल चुका है। ठीक उसी दिन पूरी तरह से निकल गया जिस दिन कांग्रेस ने मना किया कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भाग नहीं लेंगे। तो ये जो राम के साथ, राम से जुड़ी हुई जितनी भी राजनीति है, अब आप बहुत होती हुई देखेंगे। और ये चौपाइयाँ बहुत अच्छी चौपाई है। मैं तो उनके कवि होने की तारीफ करता हूँ कि वो इतनी बेहतर, इतनी शानदार चौपाई लिख पाते हैं, कह पाते हैं। और इसी पॉइंट को आगे ले जाऊं, रोहन गुप्ता, ये नाम हो सकता है आपने न सुना हो या आप इसके बारे में न जानते हो, लेकिन ये तय है कि आप उसे पहचानते हैं। कांग्रेस की ओर से राष्ट्र प्रवक्ता रह चुके हैं। कई टीवी चैनल्स पर आपने उनको कांग्रेस का बचाव करते देखा होगा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ आईटी सेल के हेड रह चुके हैं कांग्रेस के रोहन गुप्ता। उन्हें अहमदाबाद उत्तर से कांग्रेस ने टिकट दिया। रोहन गुप्ता ने वो टिकट लौटा दिया और लौटाने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। और उन्होंने वही सब कुछ कहा जो गौरव वल्लभ कह चुके हैं या तमाम जाने वाले कह रहे हैं कि अपमान हो रहा था। रोज राम और सनातन के खिलाफ बोलने वालों के पक्ष में बोलने को कहा जाता था। ये अमूमन घुमा फिरा के वही बात है जो हर कांग्रेस छोड़ने वाला कह रहा है। मनोज, देखो, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी को समझा जाए तो जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ कि भाई उनको सनातन धर्म के विरोध में बोलने की बात कही जाए। क्योंकि जो राज रहा है 70 साल का, उसमें देखें तो कई काम ऐसे हैं जो कांग्रेस काल में हुए और विधिवत हिंदू रीति रिवाज के तहत ही हुए। चाहे किसी इमारत की नींव, परसेप्शन की लड़ाई है ना। देखिए, नैरेटिव सेट करना होता है। अगर किसी ने परसेप्शन क्रिएट किया है और उसको लोगों ने हाथों हाथ बाय किया है, तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसी घटना देखी होगी कि वो उस परसेप्शन को मान गया। या तो गौरव बिल्कुल सही कह रहे हैं। गौरव सही नाम लिया मैंने, रोहन। हाँ, गौरव के बाद वही है, नेक्स्ट चैप्टर। गौरव के बाद रोहन। तो रोहन बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जब घर पे जाते होंगे तो उनको घर पे लोग कहते होंगे साहब ये क्या कर रही है आपकी पार्टी, तो उनके मन में ये सारे विचार कौंधते होंगे और उसके बाद में उन्होंने कांच के सामने खड़ा होकर ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। फादर कांग्रेसी रहे रोहन गुप्ता के, और उनका ये कहना है कि मेरे फादर ने कहा टिकट लौटा दो, मतलब उनके खाटी कांग्रेसी परिवार से आते हैं। बिल्कुल, मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ। या फिर दूसरा, ये पूरी तरह से फायदे की राजनीति है। वो जानते थे रोहन कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं और इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी टफ सीट, अहमदाबाद उत्तर से आप सीट कोई निकाल सकता है बीजेपी के सामने? बहुत ही मुश्किल। वो भी एक ऐसी वेव में जहां पिछले 2 बार से तो उन सीट्स के ऊपर कोई आसपास फटक भी नहीं पाया हो। और एक तो वो चुनाव लड़ना, वो चुनाव हार करके, आप तो ये खैर ये तो चुनावी राजनीति से जुड़े हुए बहुत बड़े नेता हैं भी नहीं, लेकिन जो जुड़े रहे हैं उनकी हालत देखिए। कौन चुनाव लड़ना चाहता था? हम राजस्थान को तो हम बहुत करीब से फॉलो करते ना। कौन लड़ना चाहता है? देखा जा सकता है जो दूसरी जगह से आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल, वो कौन सा लड़ना चाहते हैं? अब पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम देखें, हनुमान बेनीवाल एक उदाहरण ले लेते हैं। पिछली बार भाजपा के साथ थे, नागौर से चुनाव लड़े। इस बार कांग्रेस के साथ है, नागौर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन पूरा जो समझ पा रहे हैं, जितने भी राजनेता हैं, ना तो राजनेताओं का कोई मोरल नज़र आ रहा है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी में, मान के चलो कांग्रेस का नेता है, भाजपा को गाली दे रहा है और आज वो भाजपा में शामिल हो गया, कांग्रेस को गाली दे रहा है, तो राजनीतिक पार्टियां भी किसी व्यक्ति विशेष को जो कि अन्य पार्टी का है, उसको लेने से पहले पार्टी भी ध्यान नहीं देती। तो कैसे नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी, आपको याद होगा, प्रोस एंड कॉन्स देखने के लिए एक कमेटी बनाई हुई है। किसको लेना है, किसको नहीं शामिल करना है, उसके लिए ये कमेटी अलग से वर्कआउट करती है। और बीजेपी में ये कमेटी बहुत बड़ा काम कर रही है। थिंक टैंक है वो, बहुत बड़ा काम कर रही है।
1,26,000 लोगों को ज्वाइन करा देना, आप समझ सकते हो ना, 1,26,000 के प्रो एंड कॉन्स देखे होंगे। और कई जगहों पे तो मुझे लगता है जो आया वो कांग्रेस जब वॉशिंग मशीन शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, कल मैंने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया। जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी कांग्रेस को कोरोना से उसकी तुलना करती है, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब भाजपा को आप वॉशिंग मशीन नहीं कह सकते, अब आप उसको सैनिटाइजर टनल कहिए। तभी वो वहां से निकलकर सैनिटाइजर टनल से निकलकर आपके पास आ रहे हैं और आपको लगता है कि अब आपको कोरोना नहीं होगा। जो पॉइंट था ईद और इससे पहले के तमाम डिस्कशन में कि दोनों धड़ों ने अपना अपना तय वोटर तो मान के रखा है कि ये हमसे नहीं छिटकने वाला है। ठीक है, मान लिया, आप उसको अपना परमानेंट वोटर मान रहे हैं। फिर रायबरेली और अमेठी में क्या हिचक हो सकती है कि इतना समय बीतने के बाद भी खुद रायबरेली और अमेठी ये पूछ रही है कि कांग्रेस भैया बता तो दो तुम्हारी तरफ से प्रत्याशी कौन आने वाला है। दीदी को उतार रहे तो दीदी दे दो, भैया आए तो हम भैया को मान ले, लेकिन बताओ तो कौन आ रहा है। कांग्रेस असल में उत्तर प्रदेश में अपने आप को इतना फंसा हुआ पाती है, और ख़ास तौर पर पिछले चुनाव में 2019 में जो कुछ अमेठी में हुआ, उसके बाद कोई भी ये तोहमत नहीं ओढ़ना चाहता कि इतना बड़ा नाम होकर के आप इतनी बुरी तरीके से चुनाव हार गए। रायबरेली में एक चांस बन रहा है कि हो सकता है राहुल गांधी भी अपनी दूसरी सीट से किस्मत आजमाएं, क्योंकि वो वायनाड में फंसे हुए हैं। एक सिरा ये कहता है, दूसरा प्रियंका गांधी को मैदान में लेकर के आए और जो इमोशन बिल्डअप वो चाहते हैं वो हो। लेकिन ये इमोशन बिल्डअप सफल होते हुए कांग्रेस ने देखे नहीं विधानसभा चुनाव में। व्हाट हैपेंड जब आपने पूरी कमान प्रियंका गांधी के हाथ में दे दी, हुआ क्या था? कोई फायदा नहीं मिला। प्रियंका गांधी उस तरीके, एक्चुअली इसको मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। एक वक्त था जब प्रियंका गांधी एक्टिव नहीं थी और वो सिर्फ रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी के लिए उतरा करती थी, वो फुली फ्लेजेड पॉलिटिक्स में नहीं उतरी थी। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस उन्हें ब्रह्मास्त्र मानती थी तो ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने का एक समय होता है। आपने उसको जिस तरह से इस्तेमाल किया वो दरअसल ब्रह्मास्त्र रह ही नहीं गया, ऐसा मुझे लगता है प्रियंका गांधी को लेकर। लेकिन पॉइंट फिर वही है कि यही हिचक तो दूसरों के लिए आसान रास्ता बना रही है आप पे अटैक करने की। बिल्कुल, एक ना का डर होता है कि हम ये काम करेंगे और हम हार जाएंगे या हम नहीं जीत पाएंगे। तो ना की डर की वजह से हो सकता है कि प्रियंका गांधी वहाँ से रायबरेली से ना आए, और भय तो रहता ही है, खास करके एक बड़ा नाम हो चुनाव हारने का। और ये तो वो भय तो था कि सोनिया गांधी राज्यसभा में उतरी हैं। अब बिल्कुल कह सकते हैं, और चुनाव हारने की बात है, बड़े नेता उनकी खुद दादी हैं इंदिरा गांधी, वो भी चुनाव हार चुकी हैं। तो हारना मतलब ये नहीं है। इंदिरा गांधी चुनाव हारी, बिल्कुल हारी। 77 में वो चुनाव हारती हैं, लेकिन 80 के बाद का आप कमबैक देखिए इंदिरा गांधी का कैसा होता है। इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स को समझने वाली एक बहुत वाइज लेडी मैं मानता हूं कि वो रही हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स को समझती थी, किस तरह से कांग्रेस को पकड़ के रखना है। उन्होंने कांग्रेस को अपने दांत और जबड़े में बीच करके रखा, कभी बाहर निकलने नहीं दिया, बड़े बड़े नेताओं के होने के बावजूद। लेकिन कांग्रेस के पास ये स्थिति 1998 के करीब बनी थी, जब सोनिया गांधी ने उस कांग्रेस को वैसे ही जकड़ लिया था और कांग्रेस उस समय अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आज उस कांग्रेस को वैसी ही लीडरशिप की जरूरत है। कांग्रेस जब इधर उधर हुई है, कांग्रेस की जो छितराहट और आप डाउनफॉल देखते हैं वो तब से है जब से राहुल गांधी ने उसका चार्ज संभाला। राहुल गांधी उस कांग्रेस को वैसे नहीं पकड़ पाए जैसे उससे पहले के लीडर, यानी कि राहुल गांधी की माता जी ने भी उसको उस तरीके से पकड़ लिया था। राहुल गांधी उसको वैसे नहीं पकड़ पाए और वहीं से कांग्रेस का एक डाउनफॉल शुरू होता है, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक पे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। अब आप देखते तो राहुल कैजुअल फाइटर है। राहुल कैजुअल फाइटर नहीं, राहुल फाइटर है। राहुल मेरे ख्याल से वो चाहते हैं वो लड़ते रहें, लड़ते रहें, लड़ते रहें। उनको इस बात की इच्छा नहीं कि वो जीतें। वो जो भी, या फिर कह सकते हैं कई बार उनकी स्ट्रेटजीज ऐसी नहीं होती कि वो जिताऊ हो। आप मोदी को देखिए, मैं आज सुन रहा था करौली में, क्या कहते हैं मेरी सोच इतनी दूर की है, मेरे लक्ष्य इतने लंबे हैं, इतने दूर के हैं कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे लोग सोचते हैं इतनी दूर की क्यों सोचता, मैं सोचता दूर की हूँ। वो सही में दूर की सोचते हैं, और कांग्रेस भी दूर की सोचती है। क्यों सोचती है? लोकसभा चुनाव की डेट्स अनाउंस नहीं हुई थी साहब, राज्यसभा चुनाव चल रहे थे, लोकसभा चुनाव बहुत दूर की बात थी, लेकिन राजस्थान से पर्चा भर दिया गया राज्यसभा का और सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई। उनको पहले से ही पता था कि मुझे रायबरेली छोड़नी है, और अगर छोड़नी थी तो उनको पता था। कहीं ऐसी तो नहीं कि अमेठी रिपीट्स इटसेल्फ इन रायबरेली। उनको एक लेटर लिख करके उन्होंने बाय बाय कर दिया, टाटा बाय बाय, जानते ना आप, वो गया टाटा बाय बाय, उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया। अब उसकी जगह आपको एक विकल्प तो देना चाहिए था कि ना अब मेरी, हाँ अब प्रियंका वहां से लड़ेंगी, अब मेरी आयु ज्यादा हो गई है, आप ये कह करके वहां से हट सकते थे। लेकिन नहीं,
अभी भी डर है, अभी भी उत्तराधिकारी करते हुए। लेकिन जब ये एग्जांपल आपने दिया कि वो एक फाइटर है और उन्हें लड़ना पसंद है, मुझे न जाने क्यों वो बच्चा याद आया जब आप अपनी कॉलोनीज में सड़कों पर उतरकर या मैदान में क्रिकेट खेलते होंगे तो एक बच्चा जो आउट हो जाता है वो कहता नहीं है कि मैं आउट नहीं हुआ हूँ, मुझे अभी भी और बैटिंग करनी है। राहुल गांधी को आप उस बच्चे से कंपेयर करके देख सकते हैं। लेकिन अब दो प्रदेश की ऐसी घटनाएं जिस पर चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा हाल ही में कवासी लखमा ने कहा मोदी को मारने की बात की, और इसके अलावा वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने मोदी का सिर फोड़ने की बात कही। अब इससे मिलता जुलता एक बयान राजस्थान में आ चुका है जो कि जौनापुरिया ने कहा कि हरीश मीणा की पॉलिटिकल मर्डर का या राजनीतिक मौत मेरे हाथ लिखी है। देखो ये आपके इलाके का है मसला। बिल्कुल पूरे इलाके को मैं समझता हूँ, टोंक इलाके को। इसको ये तो नहीं कह सकते कि भाई राजनीतिक मौत हरीश मीणा की यहाँ पे देखने को मिले। जीत हार एक अलग बात है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वहाँ पर मुकाबला कड़ा है। वहाँ पर अगर ये आश्वस्त हो रहे हों सुखबीर सिंह जौनापुरिया के वो जीत जाएंगे, नहीं, वहाँ पर बिल्कुल कड़ा मुकाबला है, दोनों को बीच देखने को मिलेगा। लेकिन राजनीतिक हत्या वाली बात यहाँ इसलिए नहीं है कि वो वर्तमान में, उन्होंने तो कह दी ना, वर्तमान में विधायक है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के विधायक है, तो राजनीतिक हत्या तो उनकी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। लेकिन फिर आप उसी तरह का बयान दे रहे हैं जिस तरह के बयानों को लेकर आप कांग्रेस पर एग्रेसिव है। देखिए, मैं इसको मानता हूं कि वो एक चार्ज लेकर के साथ में चल रहे हैं। सुखबीर जौनापुरिया कोई कल के राजनीतिज्ञ नहीं है। 2009 में आपको याद होगा दम 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 दड़ैया रे, सबसे आगे जौनापुरिया रे जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़े थे, हारे थे, लेकिन वो पॉलिटिक्स को जानते हैं। और उसके बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2 बार ऐसे टिकट लेकर के आए और जीते भी, 14 और 19। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर चार्ज करना चाहते हैं। जिस समय विधानसभा चुनाव चल रहे थे, यही सुखबीर सिंह जौनापुरिया जो आज कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, और ये भी शब्द का उपयोग किया है सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कि बुद्धिहीन व्यक्ति कांग्रेस को वोट देगा, इस शब्द का भी उपयोग हुआ है। उसमें मैं आपको बताना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी जो बात है, इससे पूर्व में जब विधानसभा चुनाव राजस्थान में थे, तब उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट चुनाव जीत रहे हैं, और वहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी थे अजीत मेहता, तो उनको वो पहले ही हरा चुके हैं। तो एक तरह से कोई ना कोई ये जो पासा फेंका गया है यहाँ पर आपको बड़ी आसानी के साथ में, सुखबीर सिंह जौनापुरिया का डर क्या है? उनका डर ये है कि उनके साथ तमाम गुर्जर एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ, आप 2009 का इलेक्शन याद कीजिए। आपको याद है टोक सवाई माधोपुर का इलेक्शन था और नमो नारायण मीणा और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आमने सामने थे। इस देश में 500 वोट के अंतर से लोकसभा चुनाव डिसाइड होते, किसी ने देखा नहीं होगा। वो लोकसभा चुनाव सिर्फ 500 वोटों के मार्जिन से किरोड़ी मीणा हारे थे और नमो नारायण मीणा जीत गए थे। सुखबीर जौनापुरिया मीणा नहीं, मेरे ख्याल से बैसला, किरोड़ी सिंह बैसला, सॉरी, किरोड़ी बैसला, वो चुनाव हार गए थे 500 वोट से, और नमो नारायण मीणा वो चुनाव जीत गए थे। मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ उस चीज़ को समझिए। इस वक्त सुखबीर जौनापुरिया अपनी पूरी कास्ट को इंटैक्ट करना चाहते हैं। उनको डर ये है कि कहीं सचिन पायलट की मौजूदगी में उनके वोट्स का एक बड़ा सेक्शन कट के अलग नहीं हो जाए। वो गुर्जर हैं और ये लंबा ना लग जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि वो एक साथ रहे। सचिन पायलट के चुनाव के वक्त भी उनको ये पूरा अंदेशा था कि गुर्जर वोट सारे के सारे एक साथ सचिन पायलट को पड़ेंगे, और मैं क्यों बैर लूं भाई साहब गुर्जर से, मुझे आगे जाकर के लोकसभा चुनाव लड़ना। और वो चुनाव तो दिख रहा था सामने कि सचिन पायलट जीतेंगे, टोंक से सचिन पायलट को हरा दे, किसमें दम है? ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। और वो अगर करने की किसी की हिम्मत थी, ये बात भी सही है, वो मेहता के अलावा कोई दूसरा उनको चैलेंज कर भी नहीं सकता उस इलाके में। लेकिन क्या इस तरह के बयान सही हैं? बयान नैतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली मैं ये मानता हूँ कि एक वक्त ऐसा, नैतिक रूप से तो ये भी सही नहीं है ना कि आप लोकसभा का एक चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ें, स्टैंडिंग सांसद हों, और उसके बाद में आप वहाँ से इस्तीफा देकर के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पे लड़ने के लिए चले जाएं, हैं? नैतिक तो वो भी नहीं होता। ऐसे बयान दिए जाते हैं। मैं हरीश मीणा के ताल्लुक में बात कर रहा हूँ। वो दौसा से चुनाव जीते, लोकसभा चुनाव 2014 का, और 2018 में वो चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का उनियारा पे चले गए कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का। तो नैतिक रूप से तो वो भी सही नहीं था। ऐसे बयान दिए जाते हैं, और ऐसे बयान देने के पीछे कारण ये होता है कि वो अपना कुछ फायदा ले लें। ये ऐसा ही बयान है, और जौनापुरिया अपने समाज के अंदर, अपने वोट्स के भीतर वो चार्ज देने में कामयाब हो पाए होंगे। जहां तक मुझे लगता है वो मैसेज उन्होंने पहुंचा दिया। वो इस डेंट को झेलने के लिए तैयार हैं कि आप कह दीजिए कि मैं नैतिक रूप से सही नहीं हूँ। एक वीडियो काफ़ी वायरल देखने के लिए आपको एक्स पर ही जाना पड़ेगा या आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घूमना पड़ेगा। कई बार राहुल इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग एक सिंगल प्रोसेस से हुई है जिसमें डिक्शन का बहुत बड़ा रोल होता था, एक एक अक्षर सुनाई देना चाहिए। इसलिए
जो बयान अशोक गहलोत ने दिया है, आप डिक्शन पर ध्यान दीजिएगा और मैं करेक्ट ही बोलूंगा, आप गलत नहीं सुनेंगे। छोटी मोटी चूटियों को तो सहन कर लूंगा, मैंने ट कहा है, आपने ट सुना? पर ईडी सीबीआई आईटी वाला चूटियो बड़ा चूटियो है। ठीक है, अब वार भी हो गया। नहीं, डिक्शन बहुत जरूरी है राहुल, डिक्शन बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ से अशोक गहलोत आते हैं वो महामंदिर जोधपुर के रहने वाले हैं। अगर आप महामंदिर जोधपुर से राइट लेंगे तो एक जगह आएगी मंडोर। वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मिठाई है जिसे खाने में लोग बहुत पसंद करते हैं और वो जोधपुर के हर घर की मिठाई है। और यहाँ भी आप डिक्शन पे ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं चूटिए की चक्की, है ना? उस चूटिए की चक्की के ताल्लुक में बोल रहे हैं। और डिक्शन महत्वपूर्ण है। अगर आप गहलोत साहब के संदर्भ में कह रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस बार उनका डिक्शन प्रॉपर ही रहा हो, प्रॉपर रहा होगा। लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ, ये चूटियो मतलब चीटी, या यानी अगर आपसे यूं काटा जाए, हाँ, ये ईडी सीबीआई को लेकर बोला है। मतलब इस मसले को अभी भी आप जिंदा रखना चाहते हैं, जबकि इस मसले ने आपको कोई सिंपैथी विधानसभा चुनाव में नहीं दी। नहीं, सिंपैथी दी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इसको देखना, मतलब देखेंगे इसको, सोशल मीडिया पे हम जाएं तो, और या आम जन के बीच में जाएं। मैं एक चाय की थड़ी पे बैठा हुआ था और कुछ पुलिसकर्मी वहाँ बैठे हुए थे, वो भी चाय पी रहे थे और मैं भी चाय पी रहा था। मैंने मेरा कोई परिचय नहीं दिया कि मैं कौन हूँ। तो पुलिसकर्मी, मनोज जी, कि आपको पुलिस वाले जानते नहीं हो और आप किसी परिचय के पुलिस वालों के बीच तो कम से कम मोहताज नहीं। आपकी तो एक बहुत गजब की पहचान तो चेहरे पे ही छिपी हुई है। तो पुलिसकर्मियों के बीच में एक बात आई थी। वो ये कह रहे थे कि जो चोर कांग्रेसी थे वो सब भाजपा में आ गए, और उसमें ये बात भी आई थी कि कांग्रेसी जो जितने भी आ रहे हैं वो डर की वजह से आ रहे हैं, और वो डर है सीबीआई का, ईडी का। ये आमजन की चर्चा है। मैं पुलिस को आमजन इसलिए नहीं मानता हूँ। वो कौन सा शेर था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। अगर ऐसा है तो आप पुलिस के अंदर से निकाल के बता दीजिए कौन भ्रष्ट नहीं है। एक तो सिस्टम बना हुआ है, जो लोग नीचे के स्तर पे, तो आप देखिए हेलमेट पहने हुए आदमी को लाइट के लिए बता करके कुछ ना कुछ खोस लिया जाता है। तो वो बात अलग है। जो कहने वाले हैं वो लोग नैतिक रूप से अपने आप को पहले सही करें, क्योंकि जिस दिन नौबत आएगी तो उस हिसाब से तो उनको भी बीजेपी उनका एक व्यू था, उन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट रखा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ समय की बाध्यता इसलिए कि नहीं मनोज, पहले यहाँ सांसद नहीं है, उनका ये बयान आया है कि जो भाजपा को वोट न दे उस को कर्मचारी को नौकरी करने का हक नहीं है। ये बात भी निकल कर गया, देशद्रोही तक भी बोल दिया गया कि जो, हाँ, लेकिन इन सियासी चूटियों के साथ अब आप हमें इजाजत दें। नमस्कार।